कहानी की शुरुआत में हमें 800 साल पुराना वक्त दिखाया जाता है, जहां पर रेगिस्तान में हम एक बड़े से एलियन शिप को आते हुए देखते हैं। उसकी लैंडिंग की वजह से रेगिस्तान में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और वहां पर मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। इन भागने वाले लोगों में एक लड़की भी थी जिसके गले का नेकलेस वहीं पर कहीं गिर जाता है। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें मुस्तकबिल का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर 800 साल का वक्त बीत चुका है और जिस जगह पर वो एलियन शिप उतरा था वहाँ पर अब रिसर्च चल रही होती है, जहाँ पर हम एक वू नाम के लड़के को देखते हैं जिसे वही नेकलेस मिलता है जो उस लड़की के गले से उतरकर वहाँ रेगिस्तान में कहीं खो गया था। फिर प्रोफेसर उसकी जांच करते हुए बताता है कि ये नेकलेस बहुत पुराना है और हो सकता है कि ये बहुत कीमती भी हो। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है। फिर वहाँ पर थोड़ी देर के बाद एक जॉन नाम का आदमी आता है और वो उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी मिलेगा उस पर सिर्फ मेरा हक है। ये सुनकर वो उससे कहता है कि मेरे ख्याल से ये जगह चाइना की है और यहाँ से मिलने वाली हर चीज़ पर सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट का हक है। इस बात से जॉन चिढ़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। हमें पता चलता है कि वो और उसके प्रोफेसर पिछले कई सालों से यहाँ पर रिसर्च कर रहे होते हैं और काफ़ी रिसर्च के बाद उन्हें मालूम होता है कि इस ज़मीन के नीचे कई सौ साल पहले एक लोलान नाम का शहर हुआ करता था। उन्हें वहाँ रिसर्च के दौरान कुछ लकड़ी के टुकड़े भी मिलते हैं जिन्हें जोड़ने पर वहाँ लोलान शहर का नक्शा बन जाता है। फिर इस नक्शे और लड़की के नेकलेस को देखते हुए प्रोफेसर एक कहानी बनाता है। वो कहता है कि ज़मीन के नीचे मौजूद शहर की इस हालत को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 800 साल पहले यहाँ ज़रूर कोई बड़ा तूफान आया होगा और ये नेकलेस उस वक्त की किसी महान लड़की का होगा जिसको उस वक्त के लोग अपना मजहबी पेशवा समझते होंगे और यकीनन उस वक्त आने वाले किसी बड़े तूफान की वजह से ये नेकलेस उस लड़की से कहीं पर खो गया होगा और हो सकता है कि उस वक्त के सारे लोग मारे गए हों। फिर से यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें 800 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम यमन था, जो अपने साथी जिन के साथ एक जगह पर छुपी होती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी से डरकर वो लोग भागकर यहाँ आकर छुप गए हों। फिर वो लोग बड़ी मुश्किल से एक टेंपल तक पहुँचते हैं जहाँ जिन की हालत बहुत ख़राब लग रही थी। फिर हमें पता चलता है कि जिन यहाँ लोलान शहर का बादशाह था, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होता है। फिर वो अपने पास बैठी उस लड़की यमन से कहता है कि मेरे भाई से बच के रहना, वो एक बहुत जालिम इंसान है। बस ये कहते ही जिन वहीं पर दम तोड़ देता है। यमन दुखी हालत में वहाँ से उठकर एक और टेंपल के अंदर चली जाती है, जहाँ वो एक अजीबोगरीब शीशे के सामने दुआ मांगना शुरू कर देती है। वो दुआ करती है कि मेरे इस शहर लोलान को तबाही से बचा लिया जाए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही थी, वहाँ पर मौजूद सभी दिए जलते जा रहे थे। फिर अचानक उस शीशे के अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक चमकता हुआ सूरज हो। फिर एकदम से वो शीशा जमीन पर गिरकर टूट जाता है, जिसे देखकर यमन को लगा कि शायद कुदरत उस शीशे के जरिए उससे कुछ कहना चाह रही हो। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से मुस्तकबिल में आ जाते हैं, जहाँ हम वू को देखते हैं जो अपने प्रोफेसर और उसकी टीम के साथ लोलान शहर से मिली सभी चीज़ों को इकट्ठा करके वापस यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे होते हैं, इस बात से अनजान कि कोई उनका पीछा कर रहा होता है। दरअसल वहाँ ट्रेन में दो लोग उन पर नजर रखे हुए थे, जो असल में जॉन के भेजे हुए लोग थे और वो किसी तरह लोलान शहर से मिली सभी चीज़ों को वहाँ से चुराकर जॉन तक पहुँचाना चाहते थे। लोलान शहर को इस रेगिस्तान में दफन हुए 800 साल बीत चुके थे और आज के दौर में वहाँ से मिलने वाली चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी और जॉन वो सारी चीज़ें उनसे चुरा कर खुद गवर्नमेंट को देना चाहता था ताकि बदले में उसे बड़ा इनाम मिल सके। फिर हम देखते हैं कि जॉन के साथी वू को मारने ही वाले होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उसके हाथ से एक संदूक चुराना था जिसके अंदर लोलान शहर से मिली सभी चीज़ें मौजूद थी। इससे पहले कि वो लोग उसे मार पाते, ट्रेन में बैठे सभी लोग खड़े हो जाते हैं और उनके हाथों में गन्स थी। दरअसल ये चाइनीज आर्मी वाले थे, वो वू और उसके बाकी साथियों की हिफाजत के लिए मौजूद थे। फिर वो लोग जॉन के साथियों को उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद वो अपना सामान चेक करता है। जैसे ही वो संदूक को खोलता है तो उसे वहाँ वही मिरर दिखाई देता है जो 800 साल पहले हमने यमन के पास देखा था। वो इस मिरर को देखते ही डर जाता है, क्योंकि मिरर टूटा हुआ था और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसी की वजह से वो टूट गया होगा, लेकिन हकीकत में तो वो पहले से ही टूटा हुआ था। फिर वो इस मिरर को अपने घर ले आता है और इसे जोड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर वो शीशा नहीं जुड़ रहा होता। फिर से हमें पास में यमन को दिखाया जाता है, जो शीशे में देखते हुए फिर से दुआ कर रही होती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। फिर हम देखते हैं कि उस शीशे के अंदर अजीबो गरीब हरकत होने लगती है और वो शीशा खुद से ही जुड़ने लगता है और दूसरी तरफ मुस्तकबिल में भी वू के पास मौजूद
शीशा भी खुद से जुड़ने लगता है और इसके अंदर से तेज रोशनी निकल रही होती है। फिर वो को किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है और वो अपने इर्द गिर्द देखता है, पर वहाँ तो कोई भी मौजूद नहीं होता। वो डर जाता है। फिर अचानक उसकी नजर शीशे पर पड़ती है तो वहाँ दूसरी तरफ वो यमन को देखता है और यमन भी वो को देख रही होती है। अब एक चीज तो साफ जाहिर थी कि दो मुख्तलिफ टाइम लाइन्स एक साथ जुड़ चुकी थी और वो ये बात नहीं समझ पा रहा था कि आखिर यमन कौन है। फिर अचानक उसकी नजर यमन के पीछे पड़ी चीजों पर पड़ती है और वो यमन से उन चीजों के बारे में पूछने लगता है। उसके बहुत से सवालात का जवाब यमन उसे ठीक ठीक बता देती है। वो को यकीन नहीं आ रहा था कि वो उस वक्त 800 साल पुराने शहर लुलान में पड़ी चीजों को देख रहा होता है। वो यमन को बताता है कि वो भी उसी की तरह एक आम इंसान है जो फ्यूचर की दुनिया से उससे बात कर रहा है। फिर वो उससे कहता है कि तुम मुझे तुम्हारे आसपास पड़ी सभी चीजों को बारी बारी दिखाओ। यमन ऐसा ही करती है जिससे वो को उसके सारे सवालों का जवाब मिल गया था। प्रोफेसर और उसकी टीम जो कई सालों से लुलान शहर के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही थी, वो ने चंद मिनटों में ही वो सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर ली थी। इससे पहले कि वो यमन से कुछ और पूछ पाता, वो देखता है कि यमन की तबीयत खराब होने लगी है। वो जल्दी से अपने फ्रिज में से जाकर कुछ खाने को लाता है और यमन को शीशे के जरिए हाथ डालकर उसे पकड़ा देता है। यमन भी बिना कुछ सोचे समझे उन चीजों को खाने लगती है। यमन को वो चीजें इतनी मजेदार लगती हैं कि उसने इससे पहले अपनी जिंदगी में ऐसी मजेदार चीजें नहीं खाई थी। फिर वो लोग काफी देर तक बातें करते रहते हैं। देखते ही देखते उन दोनों के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो यमन से ली गई सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लुलान शहर के ऊपर एक किताब लिखता है जो उस वक्त की सबसे बड़ी खोज थी। वहाँ की गवर्नमेंट उसे बहुत बड़ा इनाम देती है। फिर हम देखते हैं कि जॉन को उस पर शक होने लगता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो ने इतनी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से इतनी जल्दी इकट्ठी कर ली थी। वो समझ आता है कि जरूर इसके पीछे कोई और बात है। फिर हम देखते हैं कि जब वो अपने घर जाता है और उस मिरर के जरिए दोबारा यमन से बात करने की कोशिश करता है, वो देखता है कि यमन काफी उदास लग रही है। वो उसे पूछता है कि क्या हुआ है, जिसके जवाब में यमन उसे बताती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी तबाही आ गई है और यहाँ का राजा बहुत जालिम इंसान है और इससे पहले यहाँ का बादशाह जिन हुआ करता था और वो एक रहम दिल इंसान था, लेकिन फिर उसके भाई ने उसके साथ गद्दारी की और उसकी हुकूमत पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद ये शहर मुसलसल तबाही की तरफ जा रहा है। फिर यमन उस स्पेसशिप के बारे में भी बताती है जिसे कहानी की शुरुआत में हमने देखा था, जो रेगिस्तान में उतरा था। यमन उसे बताती है कि इस बड़ी सी चीज के अंदर से कोई अजीबो गरीब मखलूक नीचे उतरी थी जिसे वो जालिम बादशाह मारना चाहता था। वो समझ जाता है कि यमन एलियंस के बारे में बात कर रही है जो उस वक्त इस लुलान शहर में उतरे होंगे। यमन वो को बताती है कि जालिम राजा ने उन सब एलियंस को मार दिया था और इसी दौरान हमारी नजर खिड़की के पास खड़ी एक लड़की पर पड़ती है जो वो की दोस्त थी और वो ये सारी बातें सुन लेती है। इससे पहले कि वो दरवाजा खोल के अंदर आती, जॉन के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे जॉन के पास ले जाते हैं। जॉन से डर कर वो लड़की उसे उस मिरर के बारे में बता देती है। फिर जॉन अपने दो आदमियों को वो के घर में भेजता है ताकि वो वहां से उस शीशे को चुरा कर उस तक ला सके। वो हमेशा उस शीशे को अपने पास रख कर सोता था और वो उसे अपने से दूर नहीं होने दिया करता था, क्योंकि अब उसे यमन से प्यार हो गया था और उसे यमन को देखे बगैर सुकून नहीं आता था। वो शीशा भी अब उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। वो हर रात सोने से पहले यमन को एक पोएम सुनाता था जिसे सुने बगैर यमन को भी नींद नहीं आती थी। जब यमन सो जाया करती थी तो वो उसे फिर भी देखता रहता था, यहाँ तक कि हर वक्त उसी के ख्वाबों में खोया रहता था। फिर हम देखते हैं कि जॉन के साथी चुपके से वू के घर में घुस जाते हैं, लेकिन वू की किस्मत अच्छी थी कि उसे पहले ही पता चल जाता है और वो अपना शीशा उठाकर कमरे के पीछे वाली खिड़की से बाहर भाग जाता है। रास्ते में वो यमन को सारी हकीकत से आगाह करता जा रहा था कि कैसे उसके पीछे जॉन के आदमी पड़े हुए हैं जो उससे उस शीशे को छीनना चाहते हैं। इससे पहले कि वो उससे कोई और बात कर पाता, जॉन उस तक पहुंच जाता है और उसके हाथ से शीशा ले लेता है। वो को जॉन के लोग पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यमन को भी जालिम बादशाह के सिपाहियों ने पकड़ लिया था। दोनों का एक दूसरे से दूर होने की वजह से उस शीशे का पोर्टल बंद हो जाता है। यमन को जालिम बादशाह के सामने लाया जाता है और वो बादशाह उससे शीशे की सच्चाई जानने के लिए कहता है, जिस पर यमन तो उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन उसका एक सिपाही बोल पड़ता है। वो कहता है कि ये एक जादुई शीशा है और इसके जरिए हम मुस्तकबिल या माजी में भी जा सकते हैं, लेकिन इस शीशे के जरिए इस रास्ते को सिर्फ ये लड़की ही खोल सकती है। फिर वो जालिम बादशाह यमन और अपने कुछ साथियों के साथ उसी एलियन शिप के पास आ जाता है। दूसरी तरफ मुस्तकबिल में हम देखते हैं कि जॉन भी वो को पकड़कर उस एलियन शिप के अंदर आ जाता है और वो को उस शीशे के जरिए उस पोर्टल को खोलने के लिए कहता है। ठीक उसी वक्त 800 साल पहले यमन के साथ भी यही हो रहा होता है। वो जालिम बादशाह उसे भी उस शीशे के जरिए दूसरी दुनिया का रास्ता खोलने के लिए कहता है। अलग अलग टाइम में वो और यमन दोनों एक ही टाइम पर एलियन शिप के ऊपर चढ़ते हैं और शीशों को अपने मुंह के सामने कर लेते हैं, तो अचानक वहां पर एक रोशनी का तूफान आ जाता है और एक रास्ता खुल जाता है। दोनों टाइम लाइन्स आपस में मिल जाती हैं और अब उसकी वजह से यमन और वो ठीक एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। यमन को सामने देखकर वो जल्दी से उसे गले से लगा लेता है। यमन भी उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि यमन भी अब उसे प्यार करने लगी थी। इसके बाद
बाद वो खतरा महसूस करते हुए यमन को अपने से दूर कर देता है और उससे कहता है कि फिक्र मत करना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दूसरी तरफ जॉन को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो पर गोली चला देता है। वो जख्मी हालत में वहां से नीचे गिर जाता है और वो पोर्टल फिर से बंद होने लगता है। दूसरी तरफ 800 साल पहले जहां जालिम बादशाह के सिपाहियों ने यमन को पकड़ा हुआ था, यमन वू को जख्मी हालत में नीचे गिरते हुए देख रही थी। वू के साथ ही आगे बढ़कर उसे संभाल लेते हैं। इससे पहले कि वो पोर्टल बंद हो जाता, वो जालिम बादशाह और उसके कुछ साथी बिना कुछ सोचे समझे उसमें दाखिल हो जाते हैं और फ्यूचर की दुनिया में आ जाते हैं। दूसरी तरफ यमन लोलान शहर के रेगिस्तान में ही फंसकर रह जाती है और वो पोर्टल फिर से बंद हो जाता है। अब वो जालिम बादशाह और उसके साथी जॉन और उसके साथियों के ठीक सामने खड़े होते हैं। किसी बात को लेकर उन लोगों में बहस शुरू हो जाती है और वो जालिम बादशाह अपने एक हथियार से जॉन पर हमला कर देता है, पर जॉन का एक और साथी मारा जाता है। जालिम बादशाह और उसके साथियों के पास तो पुराने हथियार थे, जबकि जॉन और उसके साथियों के पास जदीद असला था, जिससे वो चंद लम्हों में ही उस जालिम बादशाह और उसके सिपाहियों को मार देते हैं। फिर अचानक वहां पर रेत का खौफनाक तूफान आ जाता है और ये सारे लोग जो बच गए होते हैं उस रेत के अंदर दफन हो जाते हैं। वो और उसके साथी पहले ही मौका देखते ही वहां से भाग गए थे, इसीलिए उन लोगों की जान बच गई थी। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम कई सालों बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ पर वो अब बूढ़ा हो चुका है और उसी जगह पर फिर से रिसर्च जारी थी, लेकिन अब यहाँ कोई और टीम रिसर्च कर रही थी। वो कई सालों बाद वहाँ पर आया था, वो वहाँ से मिलने वाली पुरानी चीज़ों को देख रहा होता है। अचानक उन्हीं में से एक चीज़ पर उसकी नज़र पड़ती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो किसी चीज़ पर कुछ अजीबोगरीब लैंग्वेज को देख रहा होता है। यमन के साथ काफ़ी टाइम बात करते करते उसे उस वक्त की लैंग्वेज काफी हद तक समझ आ गई थी, जिसे वो बड़ी आसानी से पढ़ सकता था। फिर वो उस पत्थर पर वही पोएम लिखी हुई देखता है जो कई साल पहले वो यमन को सुनाया करता था, और ये यमन के ही लिखे हुए अल्फाज थे, जिसे देखकर वो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहले वो ये समझता था कि शायद उस वक्त तूफान आने की वजह से यमन भी मारी गई होगी, लेकिन जब उसने उसकी लिखी हुई पोएम देखी तो उसे यकीन हो गया कि यमन उस वक्त जिंदा बच गई थी और उसने बाकी सारी जिंदगी वो को याद करते हुए गुजार दी होगी। दोस्तों, यहीं पर मूवी का इख्तिताम हो जाता है। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।